आज टाटा ग्रुप के अंदर 100 से भी ज़्यादा कंपनी 100 से भी ज़्यादा देश में फैली हुई है, जिसकी करंट मार्केट वैल्यूएशन है 400 बिलियन डॉलर्स की। और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन रखा गया था आज से 150 साल पहले। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1839। नवसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक पारसी फैमिली में जन्म होता है जमशेदजी टाटा का, जो अपने फादर नसरवंतजी टाटा के तरह ही एम्बिशियस थे। साल 1858 में जमशेदजी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने फादर के एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन करते हैं और बिजनेस को चाइना, यूएस और जापान जैसे बड़े बड़े देशों में एक्सपेंड करने में उनकी मदद करते हैं। चाइना के एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उन्हें कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिखती है और साल 1968 में 21,000 रुपये से वो अपना पहला कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ सालों में ही उनका ये बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। लेकिन अब जमशेद जी सिर्फ कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं थे, वो अपना खुद का कॉटन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का सोचते हैं, जिससे साल 1977 में नागपुर में जमशेद जी अपना पहला कॉटन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं। प्लांट के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद वो एक बड़ी प्रॉब्लम नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि करीब 20% वर्कर्स एब्सेंट रहा करते थे, वर्कर्स एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते थे और लंबी लंबी छुट्टियां मारा करते थे। वो इस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वो उन वर्कर्स को डांटने फटकारने के बजाय उनके लिए प्रोविडेंट फंड और मेडिकल केयर इंश्योरेंस जैसे इनिशिएटिव चालू करते हैं और साथ साथ फैमिली डे और स्पोर्ट्स डे जैसे इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे वर्कर्स की एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाती है और उनकी एब्सेंट रेट पहले से कम हो जाती है। जमशेद जी को अपने होम टाउन बॉम्बे से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और वो वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल बनाना चाहते थे। सही सोचा आपने, द ताज होटल। साल 1898 में होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया जाता है और जमशेद जी खुद उस होटल के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वो ये इंश्योर कर सकें कि होटल का हर एक रूम सी को फेस करे और लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिले। साल 1903 में होटल के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवा दिया जाता है और होटल को पब्लिकली ओपन करवा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि ताज होटल उस वक्त का पहला ऐसा होटल था जिसके लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से जलते थे। जमशेद जी ने अपने लाइफ में 4 मेन गोल्स बनाए थे। पहला एक वर्ल्ड क्लास होटल बनाना, दूसरा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करना, तीसरा एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना, चौथा एक स्टील प्लांट सेटअप करना। और इन चारों में से उनका सबसे बड़ा ड्रीम था एक स्टील प्लांट सेटअप करना, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टील कितना ज़रूरी होता है। चाहे बात कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की हो या फिर एक इंडस्ट्री सेटअप करने की, इन सारी चीज़ों में स्टील एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। जमशेद जी ने अपने लाइफ के 17 ईयर्स लगाए थे हाई क्वालिटी आयरन ओर माइन ढूंढने में और बहुत सालों के फेलियर के बाद उन्हें फाइनली साल 1899 में बंगाल प्रोविंस के अंदर रिच आयरन ओर रिजर्व मिल जाते हैं और वो तुरंत वहाँ स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देते हैं। लेकिन वो अपने जीते जी इस सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि साल 1904 में 65 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। उनका विजन अभी भी जिंदा था और उनके ड्रीम्स को पूरा करने का जिम्मा उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा उठा लेते हैं। जमशेद जी को गए 3 साल हो चुके थे। साल 1907 में दोराबजी और उनके कजिन आर.डी. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को इस्टेब्लिश कराते हैं और झारखंड के अंदर स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन को शुरू करवा देते हैं। और 5 साल बाद साल 1912 में प्लांट से पहला स्टील निकल के तैयार होता है और उसी के 2 साल बाद साल 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। वॉर के अर्जेंसी के कारण यूरोप में मटेरियल्स की शॉर्टेज होने लगती है और टाटा स्टील से लार्ज क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस किया जाने लगा, ताकि ट्रूप्स और सप्लाईज के लिए रेलवे कंस्ट्रक्ट किया जा सके। उस वक्त टाटा स्टील से 80% स्टील सिर्फ वॉर पर्पस के लिए प्रोड्यूस किया जाने लगा। मिलिट्री कैंपस में 1500 माइल्स के रेल
और करीब 3 लाख टन स्टील लोअर प्राइस में वॉर में सप्लाई किए गए थे। और इससे हमें पता लगता है टाटा ने वॉर में एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। और इसी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए साल 1919 में उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड टाटा कंपनी के फाउंडर जमशेदजी टाटा को ऑनर करते हुए उस शहर का नाम जमशेदपुर रख देते हैं और उसके स्टेशन का नाम टाटा नगर कर देते हैं, जिसके बाद जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से पूरे इंडिया में पॉपुलर हो जाता है। दोराबजी टाटा ने अपने फादर जमशेदजी टाटा के वो सारे ड्रीम्स पूरे किए थे और बिजनेस को अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर दिया था। फिर 1932 में उनकी डेथ हो जाती है। फिर टाटा कंपनी के चेयरमैन बनते हैं फैमिली के एक यंग मेंबर जे.आर.डी. टाटा, जिनका जन्म पेरिस में होता है और वहीं पे वो बड़े भी होते हैं। जे.आर.डी. 1925 में ही इंडिया आ जाते हैं और बिना पैसों के फैक्ट्रीज में काम सीखना शुरू कर देते हैं। जे.आर.डी. को बहुत पहले से ही इंजीनियरिंग और एविएशन में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, इसलिए साल 1929 में जे.आर.डी. इंडिया के पहले ऐसे इंसान बनते हैं जिन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस इशू हुआ था। और 1932 में इनके द्वारा इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइन सर्विसेज को शुरू करवा दिया जाता है और जे.आर.डी. खुद इस फ्लाइट के पहले कमर्शियल पायलट बनते हैं। 1930s में एक ब्रिटिश एजुकेटेड विजनरी केमिस्ट हुए थे कपिल राम वकील, जिन्होंने सोडा ऐश जैसे केमिकल्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल देखा था। मैं बता दूं कि सोडा ऐश एक ऐसा केमिकल होता है जो ग्लास, टेक्सटाइल्स, सोप और डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उस वक्त भारत के कई सारे इंडस्ट्रीज़ इस केमिकल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे। साल 1927 में कपिल राम के द्वारा गुजरात के काठियावाड़ रीजन में ओखा मंडल सॉल्ट प्लांट को शुरू करवाया जाता है, लेकिन लिमिटेड कैपिटल की वजह से ये प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। चलते कपिल राम को टाटा एंड सन्स को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं ताकि वो इस प्लांट को अपने कंपनी में मर्ज कर ले। और साल 1939 में ओखा मंडल प्लांट को मर्ज करके गुजरात के मीठापुर रीजन में टाटा केमिकल्स की शुरुआत होती है, जहाँ पे सोडा ऐश के साथ साथ कॉस्टिक सोडा, ब्रोमीन सॉल्ट और HCl जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स का प्रोडक्शन होता था। कुछ सालों में ही टाटा केमिकल्स बहुत अच्छा ग्रो हो जाती है और 1960s तक ये इंडिया की लीडिंग सोडा ऐश प्रोड्यूसर बन जाती है। और ऐसे ही शुरुआत होती है टाटा केमिकल्स की। जे.आर.डी. का मेन फोकस अभी भी एविएशन बिजनेस को ग्रो करने में था, लेकिन साल 1939 में वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत होती है और ब्रिटिश के द्वारा सारे प्लेन को सीज करा दिए जाते हैं, जिसके चलते टाटा एविएशन सर्विसेज बंद हो जाती है। लेकिन वॉर के कंप्लीशन के तुरंत बाद यानी कि साल 1946 में एक बार फिर जे.आर.डी. द्वारा एयर इंडिया सर्विसेज की शुरुआत होती है। जे.आर.डी. अपने एविएशन बिजनेस को एक बच्चे की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन 1950s में कुछ ऐसा होता है जिससे एयर इंडिया जे.आर.डी. से एक झटके में छिन जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद सरकार देश में सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल पर काम करने लगती है और पब्लिक ग्रोथ को फोकस करते हुए जितने भी प्राइवेट सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर को नेशनलाइज करना शुरू कर देती है। और फाइनली साल 1953 में भी एयर इंडिया को नेशनलाइज यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया जाता है। एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन के बाद उसके सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइजेशन होने लगता है, जिसके बाद एयर इंडिया से वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस का टाइटल छिन जाता है। एविएशन बिजनेस को बंद हो जाने के बाद भी जे.आर.डी. कंटिन्यूसली टाटा ग्रुप को डिफरेंट बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करते रहे थे। जैसे जे.आर.डी. ने जमशेदपुर में ट्रेन बनाने वाली कंपनी को एक्वायर किया और टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी का शुरुआत किया, जो शुरू में तो सिर्फ ट्रेन इंजन्स बनाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे कार और ट्रक्स बनाना भी शुरू कर देती है। और यही ट्रेन इंजन बनाने वाली कंपनी आगे चल के टाटा मोटर्स के नाम से जाने लगती है। जे.आर.डी. टाटा के चेयरमैनशिप में टाटा ने अच्छा खासा ग्रोथ हासिल किया था। कंपनी का एसेट $100 मिलियन से बढ़ के $5 बिलियन का हो गया था और टाटा ग्रुप में कंपनी का नंबर 14 से बढ़ के 95 हो गया था। और अब वक्त आ गया था कि 87 की एज में जे.आर.डी. कंपनी का चेयरमैनशिप फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को सौंप दे।
जिसके बाद कंपनी के चेयरमैन बनते हैं फैमिली के ही एक मेंबर रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म बॉम्बे में ही होता है और बेसिक स्कूलिंग भी इंडिया से ही कंप्लीट होता है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें यूएस जाना पड़ता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से ये अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री कंप्लीट करके एडवांस मैनेजमेंट सीखने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोग्राम में इनरोल करते हैं और फाइनली साल 1962 में इंडिया के टाटा स्टील कंपनी को ज्वाइन करते हैं और इनिशियली नॉर्मल वर्कर की तरह फैक्ट्री में काम सीखना शुरू कर देते हैं। 1971 में इन्हें एक हायर पोस्ट दिया जाता है और अपनी काबिलियत को प्रूव करते हुए ये उस वक्त के एक स्ट्रगलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को को कोलैप्स होने से बचाते हैं, जो मार्केट में 40% लॉस और 2% मार्केट शेयर में चल रही होती है। कि यही बिजनेस एक्यूमेन को देखते हुए साल 1991 में इन्हें टाटा ग्रुप का कमान सौंप दिया जाता है। रतन टाटा देखते हैं इंडिया में ऐसी कोई भी कार नहीं थी जो इंडिजीनियस हो और जिसका डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ हो, इसलिए साल 1995 में वो डिसाइड करते हैं कि वो इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस कार बनाएंगे जो फ्यूचरिस्टिक, स्पेशियस और अफोर्डेबल होने के साथ साथ हाई माइलेज भी देती हो। पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, अगर वो स्क्रैच से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते तो उन्हें $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होता। इसलिए रतन टाटा ऑस्ट्रेलिया के एक पुराने निशान प्लांट को खरीद लेते हैं और वहाँ के सारे मशीनरी और इक्विपमेंट्स को अलग अलग करके इंडिया इंपोर्ट करवा लेते हैं और पुणे में सारे इक्विपमेंट्स को रीबिल्ड करके मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करवा दिया जाता है। और फाइनली साल 1998 में इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस कार को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है इंडिका, टाटा इंडिका। रतन टाटा इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी टाटा ग्रुप को एक्सपेंड करना चाहते थे, इसलिए साल 2000 में उन्होंने यूके बेस्ड टी कंपनी टेटले को $432 मिलियन में एक्वायर कर लिया, जो उस वक्त की वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर थी। और इतने बड़े टी जायंट को एक्वायर करने के बाद टी मार्केट का वैल्यू चेन टाटा ग्रुप के कंट्रोल में आ जाता है। रतन टाटा टाटा स्टील को भी एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से एक ग्लोबल प्रोड्यूसर बनाना चाहते थे, इसलिए साल 2007 में लंदन के एक बिडिंग में एक स्टील जायंट कोरस स्टील को $12 बिलियन में खरीद लिया। पर टाटा ग्रुप का ये एक्विजिशन एक फेलियर साबित होता है और ठीक सेम ईयर फाइनेंशियल लॉसेस को मीट ना करने के चलते फोर्ड, एक ग्लोबल लोकोमोटिव ब्रांड जो अपनी एक लग्जरी कार कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को बेच रही होती है, रतन टाटा को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट में घुसने का, जिसके बाद वो तुरंत जैगुआर और लैंड रोवर कंपनी को $2.3 बिलियन में एक्वायर कर लेते हैं। पर रतन टाटा सिर्फ अपर क्लास पे ही ध्यान नहीं देते। एक बार जब वो अपने कार में बैठे होते हैं और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी तो वो देखते हैं स्कूटर पे पूरी फैमिली भीगते भीगते जा रही होती है। उनके मन में ख्याल आता है क्यों ना एक ऐसा कार बनाया जाए जिसमें एक न्यूक्लियर फैमिली आराम से कहीं ट्रैवल कर सके, जिसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आराम से अफोर्ड कर सकें। और इसी सोच के साथ वो लॉन्च करते हैं इंडिया की सबसे चीपेस्ट कार टाटा नैनो, जो सिर्फ 1 लाख में आती थी, लेकिन गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और सेफ्टी नॉर्म्स के चलते ये कार एक कंप्लीट फेलियर साबित होती है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला होगा तो अपने इस चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।